A very good morning to all of you. I'm Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड. सो अगेन दिस चैप्टर बिलोंग्स टू वर्ल्ड हिस्ट्री. क्लास 9 और क्लास 10 जो है दोनों में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं. तो वर्ल्ड हिस्ट्री का ये चैप्टर है, इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से कि सारे के सारे जो वर्ल्ड के कंट्रीज़ थे वो एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा एसोसिएटेड हो चुके थे, चाहत कर भी और ना चाह कर भी एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा इंटरलिंक्ड थे कि वो एक दूसरे को अफेक्ट करना शुरू कर दिए थे. तो इस चीज़ को हम कहते हैं ग्लोबल वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल, एक जगह पर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे आता है तो दूसरा कंट्री भी उसका हीट को फेस करती है या उसमें भी इकोनॉमिक क्राइसिस आपको देखने को मिलता है. तो ये ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट को हम देखना शुरू करेंगे. तो ये किस तरीके से होता है इसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं. राइट. अगर आपका कोई डिटेल सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हो. ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दिया गया है. मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिलते हैं जिनको आप रिविजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो. ये जो चैप्टर है इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में बात करेंगे. हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे सिल्क रूट के बारे में बात करेंगे. हम बात करेंगे फूड ट्रैवल जो है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से एक तरीके का फूड जो होता है दूसरी कंट्री में अडॉप्ट किया जाता है सेम नाम से कुछ डिफरेंट नाम से. फूड कल्चर कैसे आता है, डिजीजेस साथ साथ स्प्रेड होती हैं, टेक्नोलॉजी साथ साथ स्प्रेड होती है, कॉलोनियलिज्म का क्या रोल है, राइडर पेस्ट जो है जिसको कैटल का प्लेग कहा जाता है उसके बारे में बात की जाएगी. इंडियन जो है एंटरप्रेन्योर्स किस तरीके से बाकी कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश होते हैं, पोस्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, वर्ल्ड इकोनॉमी जो है डिप्रेशन के बाद किस तरीके से रीबिल्ड होती है, ये सारी अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे. तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है. तो ग्लोबलाइजेशन जैसा आप समझते हो ना, इकोनॉमिक टर्म होती है. तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे. तो इसमें क्या आप बात करेंगे, ग्लोबलाइजेशन जो होती है वो इकोनॉमिक सिस्टम है एक तरीके का जो कि जिसमें एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ गुड्स, टेक्नोलॉजी एंड आइडियाज़ एंड पीपल अक्रॉस द ग्लोब. ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि पूरे ग्लोब के अंदर, मतलब ग्लोब मतलब पूरा वर्ल्ड के अंदर जो है चीज़ों का आदान प्रदान होगा, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा, आइडियाज़ का आदान प्रदान होगा, लोगों का आदान प्रदान होगा. राइट. तो उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन. तो ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स, ये सारे के सारे लोग एक दूसरे के साथ ट्रैवल कर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं. धर्म के नाम पे, व्यापार के नाम पे, ट्रैवलिंग के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, ये सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं. अब इनके साथ साथ ट्रैवल करता है क्या ट्रैवल करेगा. अगर ये लोग ट्रैवल करेंगे तो लोगों के साथ साथ जाएंगी उनके साथ एसोसिएटेड बीमारियाँ, उनके साथ एसोसिएटेड खाना, उनके साथ एसोसिएटेड उनका कल्चर, उनके कपड़े पहनने का स्टाइल, उनके थॉट्स, ये सारी की सारी चीज़ें साथ साथ जाएंगी. ठीक है. उनको कमाना है तो उनके जो इकोनॉमी का ज़रिया जो है वो सब कुछ साथ साथ जाएगा. तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से अलग अलग जो कैटेगरी के लोग थे उनके साथ अलग अलग चीज़ें जो है ट्रैवल करती है. तो हम सिल्क रूट की बात करते हैं. अब हमेशा हम सुनते हैं कि सिल्क रूट है, यहाँ से सिल्क रूट है, हमारे सिल्क रूट वाले रिलेशनशिप है. तो सिल्क रूट का क्या मतलब होता है. सिल्क रूट का सिंपल सा मतलब है वो वाले रास्ते जिससे से सिल्क का जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता था. राइट. सिल्क ट्रैवल किया करता था, उस रास्तों के ऊपर से होके गुजरता था. राइट. सिल्क जो है कि ऐसे तरीके की कमोडिटी है विच इज़ अ वेरी वेरी वैल्यूड कमोडिटी. ठीक है. तो सिल्क रूट का मतलब क्या है, रेफर्स टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज अलॉन्ग दिस रूट. तो यहाँ से चाइना से जो है सिल्क आता था और वो जो कार्गोज में भर के आता था उसको सिल्क रूट कहा गया. सो सेवरल सिल्क रूट्स है ओवर लैंड एंड बाय सी कनेक्टिंग वेरियस रीजन्स. एशिया को कनेक्ट करता है, यूरोप को, नॉर्थ अफ्रीका को, इन सबको कनेक्ट करता है. तो हम इस फोटोग्राफ में, इस मैप में देखेंगे ये सारा जो है ये सिल्क रूट है. ठीक है. एक जगह से जो है ट्रैवलर्स शुरू कर रहे हैं और ये अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं. राइट. तो ये सिल्क रूट के सारे रास्ते बनाए गए हैं अलग अलग. तो ये सारा आप देख सकते हैं. जो चाइनीज़ पॉटरी है और इंडियन टेक्सटाइल और स्पाइसेस ये भी इस रूट के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं. सो इन रिटर्न क्या हो रहा है, चाइना से क्या जा रहा है, सिल्क जा रहा है, चाइनीज़ पॉटरी जा रही है, इंडिया से टेक्सटाइल जा रहा है, स्पाइसेस जा रहा है, और वहाँ से क्या आ रहा है, यूरोपियन कंट्रीज से क्या आ रहा है, गोल्ड और सिल्वर आ रहा है. तो यहाँ से सामान वो खरीदते थे. स्टार्टिंग में यही हुआ था, हमने पढ़ा था. अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, चाहे बाकी के किसी भी यूरोपियन पावर्स की बात करें, क्योंकि अब तो हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम सारे कंट्रीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं. तो सारी के सारी कंट्रीज़ में क्या देखने को आपको मिल रहा है
चीज़ों के साथ साथ, सिल्क के साथ साथ, स्पाइसेस के साथ, टेक्सटाइल के साथ जो हमारे देश से खरीदना पड़ रहा है, उसको खरीदने के लिए वो हमको पे कर रहे हैं गोल्ड में और सिल्वर में। लेटर ऑन ये सिनेरियो चेंज हो गया था जब हमारा इन्होंने पूरा कंट्रोल स्थापित कर लिया, तो यहीं से पैसा कमाना शुरू कर दिया था और यहीं पे पेमेंट करना शुरू कर दिया था। दैट इज़ अ सेपरेट स्टोरी। बट इनिशियली क्या हो रहा था, इनिशियली ट्रेड की वजह से जो है हमारे यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर आ रहा है। तो क्रिश्चियन मिशनरी, मुस्लिम प्रीचर्स ये भी ट्रैवल कर रहे हैं। बुद्धिज़्म जो है वो एमर्ज था, जो इंडिया में एमर्ज फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया एंड स्प्रेड इन द सेवरल डायरेक्शन। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें थी वो ट्रेड के साथ साथ ट्रैवल करती हैं। अब मैंने बात किया कि जब आप लोग ट्रैवल करते हैं तो उनके साथ साथ उनका फूड भी ट्रैवल करता है। तो फूड जो है वो बहुत ज़्यादा ऑफर्स ऑफ मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। तो हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ों की बात करेंगे। देखिए ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ें ट्रैवल करती हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी इसमें एग्जाम ओरिएंटेड कोई स्पेसिफिक चीज़ आएगी उस पर मैं स्टार मार्क कर दूंगी, तब आपको पता चल जाएगा कि भाई वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अदरवाइज ये चैप्टर एक सिंपल चैप्टर है, आपको इसको अपने हेड में बैठा लेना है। कहीं ना कहीं आपकी ऐसे राइटिंग में या किसी मेंस आंसर राइटिंग में ये ज़रूर काम आने वाला है, राइट। तो अब क्या हो रहा है, जो फूड है ना वो साथ साथ ट्रैवल कर रहा है। अब जैसे कि हम नूडल्स की बात करते हैं, जो चाइना के अंदर ओरिजिनेट हुए, साउथ में वेस्ट में इसको स्पेगेटी के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। वेस्ट के लोग इसको स्पेगेटी बोलते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नूडल्स ही है, वहीं से ट्रैवल होते हैं। पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटोज, चिलीज, स्वीट पोटैटो, ये सारी जो चीज़ें थी ना हमारे पास में नहीं थी 5 सेंचुरीज अगो। 5 सेंचुरी की पहले ही हमारे कंट्री में आई हैं, क्योंकि पोटैटो, सोयाबीन, ग्राउंडनट ये सब लोग हम नहीं जानते थे। एशिया के जगहों पे नहीं खाया जाता था, इंडिया में स्पेशली नहीं खाया जा रहा था। दीज फूड्स वर ओनली इंट्रोड्यूस इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलम्बस। जब अमेरिका की खोज की जाती है, फिर अमेरिका का मतलब क्या है, अमेरिका का मतलब है साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कैरेबियन, इन सब की खोज की जाती है। तो धीरे धीरे वहाँ का खाना इधर, इधर का खाना उधर उधर ट्रैवल करना शुरू करता है। बहुत सारे कॉमन फूड है जो अमेरिका से हमारे यहाँ पर आते हैं। अमेरिकन इंडियन जो है हमारी और उनकी फूड हैबिट जो है आपको सेम देखने को मिलेंगी। अब बात कर रहे हैं हम कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से लोगों के ट्रैवल करने के साथ साथ डिजीज़ भी चली गई साथ में। जो डिजीज़ जाती है ना, मान लीजिए एक डिजीज़ है जो पर्टिकुलर एक कंट्री में होती है, फॉर एग्जांपल एशिया में होती है, और वो चली गई अमेरिका में। तो अमेरिका के लोगों को उस टाइम की बात है 300-400 साल पहले की, तो उस टाइम पे उनके पास उस डिजीज़ के लिए दवाई भी नहीं थी। तो वो डिजीज़ यहाँ पे होती है, यहाँ के लोग तो सर्वाइव कर जाएंगे लेकिन वहाँ के लोग नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इंडियन ओशन जो है उसके अंदर ट्रेड फ्लरिश कर रहा है, पीपल, नॉलेज, कस्टम सब। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो सेंट्रल टू दिस फ्लो एंड क्रूशल पॉइंट इन द नेटवर्क इंडियन ओशन के चारों तरफ। 16th सेंचुरी में क्या होता है, यूरोपियन सेलर फाउंड अ सी रूट टू एशिया एंड अमेरिका। द एंट्री ऑफ द यूरोपियन हेल्प एक्सपेंड। जब भारत की खोज की गई, जब भारत का डिस्कवरी होता है, उसका सी रूट मिलता है, उसके बाद वास्को डी गामा खोजते हैं भारत को, उसके बाद उसका सी रूट वहाँ से डेवलप किया जाता है। वास्को डी गामा तो केप ऑफ गुड होप के यहाँ से घूम कर आए थे। उसके बाद जब शॉर्ट रूट डेवलप किया जाता है तो लोग जल्दी जल्दी ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं इंडिया में यूरोप से, और बहुत ज़्यादा व्यापार बढ़ जाता है। प्रेशियस मेटल जो होते हैं, सिल्वर from mines located in Peru and Mexico enhanced Europe's wealth and finances trade with Asia. Many expeditions set off in search of El Dorado. साउथ अमेरिका के अंदर एल डोराडो नाम की जगह को ढूंढने के लिए लोग घूम रहे हैं। और जो पेरू और मैक्सिको के अंदर जो मेटल्स थी, सिल्वर मिलता था वहाँ पे, और बाकी की जो मेटल्स की माइन थी, उसकी वजह से यूरोप जो है ना वो ज़्यादा अमीर हो गया था एज़ कम्पेयर टू बाकी जगहों को देखा जाए। तो यूरोप के पास ज़्यादा मेटलिक वेल्थ थी बाकी जगहों को देखते हुए, क्योंकि उन्होंने वहाँ से ले लिया था। 16th सेंचुरी की बात करते हैं तो पुर्तगीज़ और स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट एंड कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका होता है। बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन जो था स्पेनिश लोगों का। देखिए स्पेन जो है ना, स्पेन ने अमेरिका के ऊपर कब्जा किया था। साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं हम। साउथ अमेरिका की बहुत सारी जगहों पे स्पेन का कब्जा था। तो स्मॉल पॉक्स जब आया था ना, स्पेन के लोग जो थे जब आए तो स्मॉल पॉक्स भी अपने साथ लेकर आए। जो साउथ अमेरिका के लोग थे वो स्मॉल पॉक्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे, मतलब रेजिस्टेंट भी नहीं थे उससे। तो जैसे ही स्मॉल पॉक्स आता है उनके साथ में ट्रैवल करके, तो स्मॉल पॉक्स की वजह से जो साउथ अमेरिका के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में बीमार पड़ जाते हैं और मारे जाते हैं। इससे क्या हो जाता है, स्पेन को एडवांटेज मिल जाता है और वो वहाँ पे बहुत अच्छे से अपना रूल एस्टैब्लिश कर पाता है। ठीक है, तो ये बात है कि किस तरीके से लोगों के आने के साथ साथ बीमारियाँ आती हैं और बीमारियों के साथ साथ उनको मौका मिल जाता है उस कंट्री के अंदर रूल करने का। 18th सेंचुरी में जो अमेरिका था उसमें प्लांटेशन वर्कड बाय अफ्रीकन स्लेव जो था उसकी तरह द्वारा प्लांटेशन वर्क किया जाता था।
शुगर लगाया जाता था, कॉटन लगाया जाता था, यूरोपियन मार्केट में भेजा जाता था। तो 18th सेंचुरी में क्या होता है, चाइना और इंडिया जो है वो वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्रीज थे। लेटर चाइना जो है उसने अपना ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था एंड यूरोप नाउ एमर्ज एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब ये देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से, ये देखिए ये सारे के सारे जो हैं ये स्लेव्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ये जो सारे हैं दीज ऑल आर स्लेव्स। इनको स्लेव्स को बहुत ही अच्छे से कपड़े पहनाए जा रहे हैं ताकि लोग इनको खरीदें, लोग इसको एग्जामिन कर रहे हैं। ओके फिर हम बात करते हैं 19th सेंचुरी में भी क्या हो रहा है। ये सारा पुराने यूरोप की बात है, मतलब पुराने टाइम की बात है। पुराने टाइम में क्या हमने देखा, जैसे जैसे लोगों ने ट्रैवल किया उनके साथ उनका फूड ट्रैवल किया, उनके डिजीजेस ट्रैवल किए। डिजीजेस की वजह से कुछ लोगों को एडवांटेज मिलता है ओवर अदर पीपल। पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। अब हम आ गए हैं 19th सेंचुरी में, 1815 से लेके 1914 तक की बात करेंगे। तो अब पॉपुलेशन ग्रो होना शुरू हो गई है, फूड की डिमांड बढ़ रही है। अब जो है यूके की अगर बात करें तो वहाँ पे कॉर्न लॉ लगाया हुआ है, जिससे कि क्या हो रहा है कि लोगों को वहाँ पे पूरा प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा, राइट। देखिए यूरोप के यूके के अंदर जो स्पेशली है, पहले कॉर्न लॉ होता था, कॉर्न लॉ को हटा दिया जाता। कॉर्न लॉ के हटने के बाद क्या होता है, कॉर्न लॉ के हटाए जाने के बाद यूके के अंदर इंपोर्ट बढ़ जाता है फूड का और डिमांड भी बढ़ जाती है, राइट। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ईस्टर्न यूरोप जो है, रशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो कि लैंड्स वर क्लियर टू ईस्टर्न यूरोप में, रशिया में और अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में जगह को, बहुत ज़्यादा ज़मीन को बनाया गया। किस लिए बनाया गया, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, रेलवे को एक्सपेंशन के लिए और बिल्डिंग होम्स एंड सेटलमेंट। तो अभी ये वो वाला टाइम था, हम बात कर रहे थे 19th सेंचुरी की, मतलब 1815 से लेके 1915 तक की बात कर रहे हैं हम। इस टाइम पे क्या हो रहा है, लार्ज स्केल पर ज़मीनों को साफ़ किया जा रहा है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रहा, ये सब जगह पे हो रहा है, अफ्रीका में भी हो रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह हो रहा है। किस लिए हो रहा है, एक तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, दूसरा रेलवे लाइंस को बिछाने के लिए, तीसरा बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रहने के लिए। कैपिटल फ्लो जो हो रहा है फ्रॉम फाइनेंशियल सेक्टर, लंदन जैसे फाइनेंशियल सेक्टर है वो कैपिटल फ्लो कर रहा है, अमेरिका जो है वो अपनी कैपिटल फ्लो दे रहे हैं, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में इंडिया में क्या हो रहा है 19th सेंचुरी इंडिया में ये होता है, 19th सेंचुरी इंडिया में जो है वेस्ट पंजाब में कनाल सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। वो इसलिए डेवलप किया जा रहा है ताकि वहाँ के जो पंजाब राजस्थान वाले जो एरिया हैं, जो कि सूखे एरियाज हैं, उस जगह पर जो है और ज़्यादा पानी दिया जा सके और फसलों को लगाया जा सके। तो वीट, कॉटन ये सब लगाया जाने लगा। तो कैनाल कॉलोनीज़ वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। मतलब ये वो वाला टाइम है, कैनाल्स बनाई जा रही हैं और कैनाल्स को बनाया जा रहा है इरिगेशन पर्पज़ के लिए। तो 1820 से लेके 1914 तक वर्ल्ड ट्रेड जो है मल्टीप्लाई होता है 25 से 40 टाइम्स तक। किसकी बारे में बात हो रही है, इंडिया के बारे में होती है। लेकिन जो मैक्सिमम जो ये बढ़ रहा है, जो ये ट्रेड, ये प्राइमरी प्रोडक्ट्स में ही बढ़ रहा है। प्राइमरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वो खाने पीने की चीज़ें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी प्रोडक्ट्स, राइट। तो खाने पीने की चीज़ें, इंडस्ट्रीज़ कोई नहीं लग रही इंडिया में, सिर्फ और सिर्फ इंडिया को रॉ मटेरियल सप्लाई की तरह यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं अभी इंडिया में। टेक्नोलॉजी की रोल की अगर हम बात करें तो रेलवे, स्टीमशिप और टेलीग्राफ जो है वो डेवलप हो चुके हैं, वर्ल्ड ओवर बात हो रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है। तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है। लोग रेलवे लाइन बिछने से, स्टीम शिप आने से जल्दी जल्दी लोग आ जा पा रहे हैं। तो 1870 तक जो थे एनिमल्स जो है, अमेरिका के अंदर अगर बात किया जाए तो स्टीम शिप की बात हो गई है। तो 1870 से पहले तक क्या होता था, अमेरिका के अंदर जो है यूरोप, अमेरिका से लेके यूरोप में भेजे जाते थे मीट के लिए, एनिमल्स को पूरे को भेजा जाता था। और जब वो यूरोप पहुंच जाते थे फिर उनको स्लॉटर हाउस में भेजा जाता था, फिर उनका मीट को यूज़ किया जाता था। लेकिन बाद में क्या होता है, एक तो स्टीम मतलब टेक्नोलॉजी, जो इंजन्स की टेक्नोलॉजी भी अच्छी आ गई थी और साथ में रेफ्रिजरेशन की टेक्नोलॉजी आ गई थी, जिससे कि क्या है, पूरा एनिमल की बजाय उसके मीट को भेजा जाने लगा, बिकॉज एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर दिया गया, उससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है और ज़्यादा मीट जो है उसको भेजा जा सकता है। तो ज़्यादा मीट जब जाने लग जाता है यूरोप में, तो यूरोप के लोगों के अंदर कंजम्पशन भी बढ़ जाती है। अब जो यूरोप के गरीब लोग भी होते हैं वो भी अपनी डाइट में मीट को ऐड कर देते हैं। पहले ऐसा नहीं था कि यूरोप का गरीब आदमी जो है वो मीट नहीं खा सकता था, लेकिन ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से जो है मीट की सप्लाई बढ़ जाती है अमेरिका से। अमेरिका में बहुत सारे घास के मैदान है। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि अमेरिका से किस तरीके से वहाँ पे कैटल वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे स्लॉटर हाउसेज हैं, शिकागो और उसके आसपास के एरिया में हम बात करेंगे, और वहाँ से जो है स्लॉटर करके एनिमल्स को सीधा भेजा जाता था। पहले पूरे एनिमल भेजे जाते थे। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि किस तरीके से लोगों की डाइटरी हैबिट चेंज हो जाते हैं टेक्नोलॉजी चेंज होने से, इम्पोर्ट चेंज होने से, राइट। लेट 19th सेंचुरी के कोलोनियलिज्म की बात करें तो एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड क्लोज रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड इकोनॉमी ऑल्सो लेड टू लॉस ऑफ फ्रीडम एंड लाइवलीहुड।
1885 में क्या था, बिग यूरोपियन पावर मेट इन बर्लिन टू कंप्लीट द कार्विंग अप ऑफ अफ्रीका बिटवीन देम। ये देखिए उस टाइम पे इन्होंने अफ्रीका का बैठ के अपना से मैप बना दिया। ये आप देख सकते हैं अफ्रीका के मैप में, अफ्रीका के मैप में जो ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये फ्रेंच कॉलोनी है। ये सारी, ये जो ब्लू कलर की है ये फ्रेंच कॉलोनी है, ये येलो कलर की जो दिख रही है ये ब्रिटिश कॉलोनी है, ये कुछ कुछ पिंक वाली जो है ये कौन है, बेल्जियम है, ये ब्रिटिश डोमिनियन है। इससे जैसे कि मेजॉरिटी में यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सी कॉलोनी। तो पूरा का पूरा जो अफ्रीका था ना वो कॉलोनी था और लोगों ने इस तरीके से उसको काट दिया। तो ये था इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया। हम सिर्फ इतना समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें अभी तक ऐसा कुछ नहीं है चैप्टर में कि आपको मैं ये कहूँ कि भाई इस चीज़ को आप रट लो करके और एग्जाम में आएगा। आपको सिर्फ एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो ग्लोबल वर्ल्ड बन गया है। ग्लोबल वर्ल्ड बनने के साथ साथ फूड की चॉइसेस भी बदल रही है, लोगों की फूड की चॉइसेस बदल रही हैं, चीज़ें टेक्नोलॉजी जो है वो पेनिट्रेट कर रही है दूसरी जगहों पे, उसकी वजह से लोगों का लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा है। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हम सेकेंड पार्ट में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।